दृष्टि आईएएस की भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था की क्लास नोट्स जो हमारे क्लासेस के साथ मिली है हम लोग को, इसको रीड करते हैं। दृष्टि आईएएस के विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं के साथ साथ पढ़ी जाने वाली ये पाठ्य सामग्री है। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ 19 चैप्टर दिखाई देते हैं। राज्य व्यवस्था एक परिचय, संविधान एक परिचय, भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, राजनीति, नीति निर्देशक तत्व यानी कि टीपीएसपी, मूल कर्तव्य, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध क्या है, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, आपातकालीन उपबंध, पंचायती राज एवं नगर पालिका, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, संविधान में संशोधन, संवैधानिक, संविधानोत्तर, संवैधानिक विनियामक, कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक योजनाओं का परिचय। इस तरह से इसमें टोटल चैप्टर है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या है? राज्य व्यवस्था एक परिचय। यहाँ पे है राज्य व्यवस्था एक परिचय। कह रहा है कि राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। राज्य की आवश्यकता क्यों है, राज्य के तत्व की आवश्यकता क्यों है, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसकी आवश्यकता क्यों है। तो कह रहे हैं भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसको समझने से पहले ज़रूरी है कि राज्य व्यवस्था के कुल जो मूलभूत अवधारणा है, ठीक है, यह पारिभाषिक शब्दावली है, इससे आप परिचित हो। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं की व्याख्या की गई है। जैसे राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट। तो कह रहा है राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य आती है। राज्य शब्द का प्रयोग यूँ तो विभिन्न प्रांतों के लिए जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ है किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। यानी कि राज्य का जो वास्तविक अर्थ है वह किसी प्रांत से ना होकर किसी राजनीतिक संरचना से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है। यानी राज्य की अवधारणा कैसी है? एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता है। समझ सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्य की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। कह रहे किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं हो सका है। यानी कि यह भी उसके विकसित होने की पहचान है। विश्व में अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देश जैसे कुछ समय पहले तक अफगानिस्तान में विकास की प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना भी इस बात का प्रमाण है। ठीक है, कह रहे हैं कि राज्य के तत्व क्या है। तो देखो राज्य जो है ना वो 4 चीज़ों पे वैरी करता है। किसी राज्य से होने वाले शर्त उनमें 4 तत्व विद्यमान हो। पहला तो उसमें भूभाग होना चाहिए, कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एरिया होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। इन चारों में से अगर एक भी डगमगाया तो राज्य के अस्तित्व खतरे में आ जाता है। जैसे भूभाग कह रहा अर्थात कि एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य पर भौगोलिक आधार या भूभाग है। ठीक है, अब है जनसंख्या। जनसंख्या में क्या है, तो राज्य होने की शर्त है कि उनके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। यानी कि कोई भी राज्य होने के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। अगर जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व ही निरर्थक हो जाएगा। फिर सरकार का भी होना चाहिए। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है। किसे कहते हैं? सरकार। तो एक या एक से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि सरकार क्या है? एक मूर्त संरचना है, संप्रभुता और प्रभुसत्ता। कह रहा है यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए और उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव के निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। यानी कि पूरी शक्ति उसके पास हो, वो बाध्य ना हो किसी निर्णय के लिए। राज्य में ये 4 तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है, एकदम अनिवार्य है, होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें से एक नहीं भी होगा तो चलेगा। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसके कुछ उदाहरणों की सहायता से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी, लेकिन भूभाग नहीं होता। उदाहरण के लिए तिब्बत की सरकार का
संकट यही है। चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी तो वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई। कैसे भाई? क्योंकि तिब्बत की सरकार की कुछ जनता तो यहाँ थी, किंतु उनके पास ना तो अपना भूभाग था और ना ही मूल भूभाग से संबंध स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत थी। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी हो के कारण राज्य की धारणा पूरी ना हो सके। उदाहरण के लिए पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता है तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञाओं का पालन करती ही थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। अब है कि जब किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों का झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्से पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ तो सरकार की शक्तियां व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती है, इसीलिए उसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो देखा जाए तो कह रहे एक स्वाभाविक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या मानव समाज को उचित तरीके से रहने के लिए सचमुच राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है या नहीं? यदि हाँ तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं? तो देखो, कुछ जो जाने माने हैं लोग हैं उन्होंने कहा है कि नहीं है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है ही नहीं। राजनीतिक व्यवस्था तो मनुष्य के इतिहास की गलतियों का परिणाम है। यदि सारे मनुष्य समझदारी और पारस्परिक विश्वास से काम करें तो राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसा मानने वाले में कार्ल मार्क्स थे और अन्य मार्क्सवादी विचारक थे। महात्मा गांधी भी मानते थे कि जब समाज के प्रत्येक सदस्य अपनी जो आत्मिक उन्नति का पर्याप्त अवसर मिलेगा तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत ही नहीं रहेगी। किंतु कुछ एक लोगों की राय छोड़ दें तो अधिकांश विचारक की सोच यही है कि समाज का अस्तित्व मनुष्य के लिए जरूरी होता है। इसकी प्रमुख वजह यही मानी जाती है कि मनुष्य चाहे जितना भी विवेकशील प्राणी हो, वह कभी कभी या आमतौर पर अपने स्वार्थ के अधीन होता है और दूसरे व्यक्ति से उसके टकराव की स्थिति बनती रहती है। राज्य का ढांचा सभी मनुष्यों को एक निश्चित कानून व्यवस्था के दायरे में ले आता है ताकि अपने मूल असुरक्षाओं से मुक्त होकर सभी एक सहज जीवन व्यतीत कर सके। कई महान विचारकों ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनने का मौका तभी मिलता है जब वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। यदि राज्य के कानून ही नहीं होंगे तो समाज में ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और कमजोर लोग हमेशा भय में रहेंगे, अपने व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं कर सकेंगे। चूंकि राजनीतिक व्यवस्था के पास किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था से ज़्यादा ताकत होती है, राजनीतिक व्यवस्था के पास किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था से ज़्यादा ताकत होती है, इसीलिए वह ऐसी सभी अनुचित शक्तियों पर नियंत्रण कर सकती है। मानव समाज को सचमुच राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। इसका एक प्रमाण बहुत स्पष्ट है। इतिहासकारों और मानव शास्त्रियों ने भी अभी तक प्राचीन से प्राचीन और सरल से सरल जितने भी समाजों का अध्ययन किया है उन सभी में किसी न किसी राजनीतिक ढांचे की उपस्थिति देखी गई है, चाहे वह ढांचा राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो या तानाशाही हो। लेकिन यह ध्यान देना जरूरी है कि आज के समय में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जनसंख्या की अधिकता के कारण यह बिल्कुल भी संभव नहीं रहा है कि लोग आपसी सहमति से काम चला लें और औपचारिक कानूनों के निर्माण और कानूनों को लेकर होने वाले विवादों की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया की ज़रूरत बहुत अधिक मात्रा में पड़ने लगी है। अभी क्या हो गया है, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गया है, औपचारिक कानूनों के निर्माण और कानूनों को लेकर जो विवाद हो रहा है इसमें न्यायिक प्रक्रिया एकदम मस्ट है, होना ही चाहिए। इतना ही नहीं, आज की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ कानून का पालन करने तक सीमित नहीं है, अब उसने लोक कल्याणकारी राज्य का रूप धारण कर लिया है। अब जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सिर्फ कानून का पालन ही नहीं करती, लोक कल्याणकारी राज्य का रूप धारण कर लिया है और समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय उपलब्ध कराना अब उसकी जिम्मेदारी हो गई है। जब तक भारत में राजनीतिक प्रणाली का प्रश्न था, इसकी आवश्यकता को कई स्तर पर महसूस किया जा सकता था।
यानी कि राजनीतिक प्रणाली का अगर प्रश्न हो तो, जैसे भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जैसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रणाली जरूरी है। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा, भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अभी कई चुनौतियां, जैसे आतंकवाद, नस्लवाद, अलगाववाद इत्यादि। इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते जब तक हमारे पास राज्य का एक मजबूत ढांचा ना हो, इसलिए आवश्यक है। तीसरा, भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और यह वंचित वर्गों को समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास करता है। आरक्षण तथा सामाजिक न्याय की अन्य नीतियां इसी उद्देश्य से लागू होती है। चूंकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे स्त्री, बच्चे, पिछड़ी जातियां, अल्पसंख्यक समुदाय भिन्न भिन्न दृष्टियों से वंचित का शिकार हो रहा है और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए ज़रूरी है कि सरकार की ओर से उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाए। इसलिए भारत के लिए यह सुगठित राजनीतिक संरचना जरूरी है। अब चौथा क्या है, भारत में विभिन्न हित समूह रहते हैं जिनके बीच अपने हितों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। भारत में क्या होता है, बहुत सारे हित समूह रहते हैं जिनकी वजह से उनके हितों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। इन हितों में सामंजस्य करते हुए उचित कानूनों के निर्माण के लिए संसद की जरूरत होती है, जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिए एक सशक्त और सुलझी हुई न्यायपालिका भी जरूरी है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। तो अगर अगला कारण देखें तो भारत का समाज जो है सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण वंचित वर्ग अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर रहे हैं। इससे समाज के वे तबके असहज हैं जो पुरानी व्यवस्था में लाभकारी स्थिति में थे। ये परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर तनावों को जन्म देते हैं, जो कभी कभी दलितों तथा स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण कि इस प्रक्रिया को इन दबावों से बचाने के लिए उसे सुचारू रूप से चलाने की सशक्त राजनीतिक ढांचे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए भी ज़रूरी है हमारा राजनीतिक व्यवस्था का होना। तो ये सारे कारण थे जिसके लिए कल्याणकारी राज बनाना है, इसलिए चाहिए। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को निपटने के लिए चाहिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए चाहिए, कल्याणकारी जो राज्य है उसके निर्माण के लिए चाहिए, हित समूह के लिए चाहिए, सामाजिक परिवर्तन चल रहा है इसलिए एक चाहिए। तो ये सब देखा हुआ शासन क्या। तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो किसी भी सरकार या राजव्यवस्था के सामने मूलतः 3 चुनौतियां होती है। कानून बनाने की चुनौती, कानून के अनुसार कार्य संचालन करने की चुनौती और व्यक्तियों के आपसी विवादों और व्यक्तियों के सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती। अब यहाँ पे है कि इन तीनों जो चुनौती है, प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन 3 मूल चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन 3 व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है उन्हें शासन का अंग कहते हैं। शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका अर्थात कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका अर्थात कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था और न्यायपालिका अर्थात कानून के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। विधायिका क्या है, तो कह रहे हैं विधायिका का कार्य कानूनों को निर्माण करना है। राजतंत्रीय प्रणाली यानी कि मोनार्कियल जो सिस्टम है, इसमें यह कार्य आमतौर पर राजा के हाथ में होता था और राजा की इच्छाओं को ही कानून का दर्जा प्राप्त था। धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली में धार्मिक ग्रंथों को ही कानून तथा धर्म में सर्वोच्च पदाधिकारी को कानून का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है, क्योंकि वे ही बताते हैं कि कानून क्या है। यदि यूनान के प्राचीन नगर राज्यों के उदाहरण छोड़ दें तो आधुनिक काल में ये पूर्व मोटे तौर पर कानूनों का निर्माण इसी रीति से होता था। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। जब आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो देखा गया कि इस कानून का निर्माण जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में कोशिश की जाती है कि जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पर जान लिया जाए, इसलिए वहाँ कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी प्रचलित हैं, जैसे कि पहल और जनमत संग्रह। किंतु सामान्यतः जनसंख्या और क्षेत्रफल की अधिकता के कारण व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति की राय जानी जा सके। इसलिए आजकल अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष का जन समुदाय अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका या विधानमंडल में भेजता है तथा सभी क्षेत्रों से चुनकर आए ऐसे प्रतिनिधि आपसी सहमति से कानून का निर्माण करते हैं। चूंकि ये सब प्रतिनिधि जनता द्वारा ही इसी उद्देश्य से चुने जाते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि उनकी सहमति से ही कानून वस्तुतः जनता की इच्छा के अनुसार बनाए गए हैं। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका आमतौर पर 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, यानी विधायिका जो होती है वो 2 सदन से
बनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और उसकी कानून का निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। अबे भारत में लोकतंत्र से भूमिका में है, कह रहा है कि दूसरे सदन की जरूरत मुख्यतः उन देशों में होती है जो संघात्मक ढांचे के अनुसार संगठित होते हैं। संघात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए दूसरे सदन के सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ सदस्य को लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट या भारत में राज्यसभा यही भूमिका निभाती है, ठीक है, दूसरे सदन की। चूंकि अधिकांश कानूनों के निर्माण के लिए इस सदन की ही सहमति आवश्यक होती है, इसलिए यह सदन की उपस्थिति में यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार राज्य की शक्तियों को छीन ना ले। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था इसका महत्वपूर्ण अपवाद है, यानी कि ब्रिटेन का जो व्यवस्था है इसका क्या है, अपवाद है। क्यों? क्योंकि वहाँ की राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है, वहाँ दो सदन